हैं आज का टॉपिक। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपनी लास्ट क्लास के टॉपिक को रिकैप करें। लास्ट क्लास में सबसे पहले हमने अपने टैक्स के बारे में डिस्कस किया था कि इंडिया में इनकम टैक्स से पहले क्या कोई टैक्स था। तो मैंने बताया था कि इंडिया से इनकम टैक्स से पहले भी हमारे पास एक टैक्स चलता था जिसका नाम था, एक टैक्स था जो 1980-60 के अराउंड आया था। और वैसे भी बहुत सारे टैक्सेस पहले चलते थे जो अलग अलग राजा महाराजा लेते थे, तो ये टैक्स कोई नया नहीं। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि इंडिया में दो तरह के टैक्सेस होते हैं। जैसे आपके एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। और इनको जो मैनेज करती है उसका नाम होती है मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू, जिसके अंदर हमने बताया था डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स आता है और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर हमने जीएसटी और कस्टम ड्यूटी की बात करी थी। कभी भी आप ये नहीं सोचोगे इनडायरेक्ट टैक्स में एक ही टैक्स आता है, दो तरह के टैक्स को कवर किया जाता है। जब जीएसटी आया था तो जीएसटी ने 17 टाइप्स के टैक्स को रिमूव किया था, बट कस्टम एक्ट को रिमूव नहीं किया। इसके साथ साथ हमने इसमें कुछ डिफरेंस भी आपको बताए थे कि डिफरेंस बिटवीन डीटी, हम शॉर्ट फॉर्म में से डीटी बोलते हैं, और फुल फॉर्म में तो आपको पता है डायरेक्ट टैक्स होता है। ऐसे ही हम इसे बोलते हैं आईडीटी, मतलब इनकम इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? इसमें सबसे पहले हमने आपको मीनिंग का डिफरेंस बताया था। और इसे स्टार्ट करने से मैंने कहा था जब भी आपको सिंपल वर्ड में किसी को आंसर देना तो आप कहना डायरेक्ट टैक्स किसी पर्सन पे लगता है और इनडायरेक्ट टैक्स किसी वस्तु और सेवा पे लगता है। जिसमें सबसे पहला मीनिंग मैंने जो आपके साथ डिस्कस किया था कि डायरेक्ट टैक्स आर द टैक्सेस इन विच द इंसिडेंट एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन एसएससी। इसका मतलब सिंपल है, जिस पर लगता है उसी को पैसा देना होता है। अगर मैं जितना भी कमाऊंगा उसकी इनकम पे मुझे टैक्स देना है, आपको नहीं देना। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में इसका अपोजिट होता है। क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस आर सच टाइप ऑफ टैक्सेस वेयर इंसिडेंट इम्पैक्ट फॉल ऑन टू डिफरेंट पर्सन। आप किसी दुकान पे गए, आपने कहा सर मुझे फ़ोन चाहिए, वो कह देगा ठीक है, फ़ोन आप मुझसे जो खरीद रहे हो ये 10,000 रुपये का, इस पर 18% टैक्स दे दो। आपके ऊपर बर्डन पड़ा, लेकिन आपने दुकानदार को दे दिया और दुकानदार ने किसको जमा करा दिया? गवर्नमेंट दे दी। तो इसमें दो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, नेचर ऑफ टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, भेदभाव करता है। अगर आप गरीब हो तो आपको टैक्स नहीं देना, आप अमीर हो तो आपको टैक्स देना। जबकि रेग्रेसिव नेचर का होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ये कोई भेदभाव नहीं। आप गरीब हो तब भी आपको टैक्स देना है, और आप अमीर हो तब भी आपको टैक्स देना है। अगर आप कोई साबुन खरीदते हो तो आपको उतना टैक्स देना है जितना एक अमीर को देना है। अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो बात करता है लेवी एंड कलेक्शन। लेवी मतलब होता है लगाना, और कलेक्शन माने होता है कलेक्ट करना। तो लिखता है लेवी एंड कलेक्टेड फ्रॉम द एसएससी। ये लगाया किस पर जाता है? एसएससी पर, और कलेक्ट भी किस पर किया जाता है? एसएससी। बट की इनडायरेक्ट टैक्स में इसका अपोजिट होता है, लेवी एंड कलेक्टेड फ्रॉम द कंज्यूमर बट पेड और डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट बाय द एसएससी। लगता है कंज्यूमर से, बट डिपॉजिट कौन कराता है? एसएससी कराता है। फिफ्थ पॉइंट में मैंने आपकी बात की थी शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। डायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स बर्डन इज, दोबारा बताता हूँ, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। टैक्स इज बर्डन टैक्स बर्डन इज डायरेक्टली बोर्न बाय द एसएससी, मींस बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। कहता है जिस पर लगाए उसी को देना है, वो अपना बर्डन शिफ्ट नहीं करता। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में आपने देखा होगा एक चेन बनी होती है, मैंने आपसे सामान खरीदा, मैंने आपको टैक्स दिया, आपने किसी से सामान खरीदा, आपने उसको टैक्स दिया। तो क्या बन गई? चेन। हम अपना बर्डन क्या कर रहे हैं? दूसरे पर शिफ्ट कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। और लास्ट और फिफ्थ पॉइंट है टैक्स कलेक्शन और टैक्सेबल इवेंट। इसका मतलब होता है सरकार आपसे टैक्स कब लगाएगी और आपसे कब कलेक्ट करेगी। तो इसमें डायरेक्ट टैक्स में एक समय सीमा है, लिखा है डायरेक्ट टैक्स इज कलेक्टेड आफ्टर इनकम फॉर अ ईयर इज अर्न और वैल्यूएशन ऑफ असेट डिटरमाइन ऑन द वैल्यूएशन डेट। ये कहता है कि डायरेक्ट टैक्स में आपसे टैक्स तब लिया जाएगा जब आपका ईयर क्लोज हो जाएगा। जैसे अभी जो आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 1/4/22 से लेकर 31/3/2023 तक। तो इस साल का जो भी कमाओगे, जो अगला साल आएगा 1/4/2023, आपको उसके अंदर टैक्स देना होगा। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है? एट द टाइम ऑफ सेल परचेज ऑफ गुड्स और रेंटिंग ऑफ सर्विस। या तो आप किसी को गुड्स दे दो, जैसे मैं अभी आपको सर्विस दे रहा हूँ, आप मुझे इसके बदले क्या दोगे? पैसा। अगर मैं टैक्स आपको लगा के देता हूँ तो टैक्स मुझे किसको जमा कराना पड़ेगा? गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। तो इसमें लिखा है एट द टाइम ऑफ सेल परचेज और ऑफ गुड्स और रेंटिंग ऑफ सर्विस। इसके साथ साथ हमने ये पिक्चर आपके साथ डिस्कस कर ली थी, वो अब हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यू ऑफ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, कि अगर सरकार 100 रुपये कमाती है तो उसका 20% हिस्सा आता है डायरेक्ट टैक्स से,
और 80% आता है इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन डायरेक्ट टैक्स को कमाने के लिए जो कॉस्ट आती है वो कितने रुपए की आ जाती है? 24 रुपए की। तो हमें डायरेक्ट टैक्स में सरकार को लॉस होता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में इसका अपोजिट है, सरकार को 60 रुपए का या 60% का प्रॉफिट होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि हम अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो उसे क्यों नहीं बंद करना चाहिए? तो मैंने आपको इस ग्राफ के थ्रू कल भी समझाया था कि सरकार क्या करती है, लोगों को सर्विस देने का काम करती है, वो लोगों से पैसा कलेक्ट करने का काम नहीं करती। अगर सरकार ने डायरेक्ट टैक्स को बंद कर दिया तो अमीर और गरीब के बीच का गैप बढ़ जाएगा, और वो सरकार नहीं चाहती। आप सभी को हर कंट्री का एक स्टैंडर्ड होता है। जैसे अगर आप अमेरिका में जाओगे तो आप 8 लाख रुपए तक कमाते हो तो आप नॉर्मल बनते हो, जबकि यहाँ के हिसाब से कितना है? 2.5 लाख है। तो हर कंट्री ने क्या कर रखा है, अपना लिविंग स्टाइल सेट कर लिया कि इतने तक आपको नॉर्मल व्यक्ति मान जाओगे या मिडिल क्लास के अंदर आओगे। आप इस गैप को देख रहे हो, अगर ये सरकार हटा दे कि मैं आज डायरेक्ट टैक्स को हटा रहा हूँ और अब जितना भी कोई कमाएगा उसे 10% टैक्स देना है। आप गरीब हो, आपने 2 लाख कमाए तो आपको 10,000 रुपये देना बहुत दुख होगा। लेकिन एक अमीर जो 10 लाख कमाएगा उससे 10% मांगा जाएगा तो आराम से दे देगा, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सरकार चाहती है इस गैप को क्या करा जाए, मेंटेन किया जाए, इसलिए सरकार इसे क्या नहीं कर रही, बंद करने का काम नहीं कर रही। इसके साथ साथ हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करे थे कि हमारी जो इकोनॉमिक है वो किस टाइप की है। वैसे तो आप सभी को पता है 3 टाइप की इकोनॉमिक होती है। पहली होती है सोशलिस्ट इकोनॉमिक, फिर दूसरी होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक, और तीसरी होती है आपकी मिक्स इकोनॉमिक। मैक्सिमम कंट्री मिक्स इकोनॉमिक के अंदर कवर की जाती है। बहुत से लोग बोलते हैं जो अमेरिका है वो कैपिटलिस्ट है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग मिलते हैं जो सोशलिस्ट भी काम करते हैं, कैपिटलिस्ट भी काम करते हैं। तो मैक्सिमम कंट्री क्या होती है? मिक्स इकोनॉमिक। और अगर आप नीचे देखोगे तो लास्ट पॉइंट मैंने आपको कल ही बताया था कि डायरेक्ट टैक्स चार्ज ऑन द बिहाफ ऑफ सोशल इकोनॉमी। डायरेक्ट टैक्स चार्ज किया जाता है वो सोशल इकोनॉमी के बिहाफ पर किया जाता है। कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ कि आप बस में जा रहे हो, बस खाली है तो बस नहीं चल रही, जो उसका समय बस चल जाएगी, आपकी ट्रेन चल जाएगी। वो क्यों? वो आपको वेट करेगी, पहले ट्रेन भर जाए फिर चलेगी। जबकि आपने प्राइवेट बसेस देखी होंगी, जब तक फुल नहीं हो जाती वो चलती है। क्योंकि सरकार किस पर काम करती है? सोशल इकोनॉमी पर काम करती है, अपने लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है। इसके बाद हमने आपको बताया था कि डायरेक्ट टैक्स जो पढ़ रहे उसका नाम बहुत से लोग इनकम टैक्स के नाम से जानते हैं, या बहुत लोग से क्या बोलते हैं? टैक्स लॉ के नाम से जानते हैं। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट टू डू। तो वो कौन बताता है? इनकम टैक्स 1961 बताता है। हाउ टू डू वो कौन बताता है? इनकम एक्ट 1962। सर इन दोनों में डिफरेंस है। देखो अप्लाई हुआ था 1/4/1961 में, लेकिन जो टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स कब कलेक्ट किया गया है? 1/4/1962। क्लियर? साथ साथ हमने कहा था आपको क्या पढ़नी होगी, अपनी अमेंडमेंट पढ़नी, जैसे सर्कुलर्स आते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं, एक्सप्लेनेशन आती है, और साथ साथ क्या आते हैं आपके कैश। अगर आप ये सोचते हो कि सर हमने आज इनकम टैक्स पढ़ लिया, हम तो सेट हो गए, हमें सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं। ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, हर समय अमेंडमेंट आती रहती है। अगर उनको आप नहीं करोगे तो आपका पढ़ना बेकार होगा। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो अभी कुछ जब आप आगे चलोगे तो मैं कहूंगा कि देखो ये ना इस वाले ईयर में अमेंडमेंट आई है, इसमें सरकार ने 182 डेज को हटा के 120 डेज कर दिया। अगर मैं वो पॉइंट नहीं बताऊं और आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति है आप उसकी आईटीआर भर दो तो गलत फाइल कर दो। तो उससे बचने के लिए हमें इन पॉइंटों को देखना है। इसलिए प्लीज आप लोग इन अमेंडमेंटों को हमेशा ध्यान रखें। आगे चल के मैं कुछ साइडें ही बताऊंगा कि जहाँ पर अमेंडमेंट आती है तो आप पढ़ लो, हफ्ते में एक दिन निकाल लो, एक बार जाके साइट पे विजिट कर लो, या महीने में कर लो, रखना उसे। इसके साथ साथ हमने आपको बताया था जो इनकम टैक्स है वो 2 पार्टों के लिए बनाया गया, एसएससी और डिपार्टमेंट के लिए। लेकिन जो ये फेवर करता है वो हमेशा एसएससी करता है। मान लो किसी बात को लेकर कोई डिस्प्यूट होता है और केस कहाँ पर जाता है? कोर्ट में जाता है, तो मैक्सिमम जो पॉइंट रखा जाएगा वो एसएससी के फेवर में रखा जाएगा। ठीक है, डिपार्टमेंट अपना पॉइंट रखेगा लेकिन मैक्सिमम इनकम टैक्स किसके ब्याह से बनाया गया? एसएससी के ब्याह से बनाया गया। फिर हमने आपके साथ कल डिस्कस किया था इनकम टैक्स किस पे लगेगा, इंडियन सिटीजन पे लगेगा, अमेरिकन सिटीजन पे लगेगा, ब्रिटिश, यूरोपियन या फिर न्यूजीलैंड सिटीजन पे लगेगा। इनकम टैक्स हो सकता है इंडियन सिटीजन पे ना लगे, हो सकता है अमेरिकन सिटीजन पे लग जाए, क्योंकि इनकम टैक्स कभी भी सिटीजनशिप बेस पर नहीं लगता, वो रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पे लगता है। तो यहाँ पर लिखा इनकम टैक्स चार्ज ऑन द रेजिडेंशियल स्टेटस बेसिस, कभी भी सिटीजन बेसिस पे मत करना।
क्या आप कहोगे तो यहाँ का नागरिक तो टैक्स ले लो, आप अमेरिका तो आपकी टैक्स नहीं। सरकार ने कहा हम सिटीजनशिप बेस को कंसिडर ही नहीं करेंगे, हम किसको लेकर चलेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस को लेकर चलेंगे। इसके साथ साथ अगर हम नीचे आएंगे तो हमने आपको बताया था कि रेजिडेंशियल स्टेटस को हमने 3 पार्टों में बांटा है, जिसे हम बोलते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंस, एक को बोलते हैं हम रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और तीसरे को बोलते हैं नॉट रेजिडेंट, जिसे आप एनआर के नाम से जानते हैं। तो आप याद रखना रेजिडेंस को हमने 3 पार्टों में बांटा। इसके बाद हम आगे चले तो हमने अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, जिसका नाम था शॉर्ट टाइटल एंड कमेंट्स। ये ऐसा चैप्टर है जिसने बताया कि मेरा नाम ये है और मैं इस काम के लिए आता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, आप पैदा हुए तो आपका नाम आपसे पूछ के नहीं रखा, आपके मम्मी पापा ने जो उनको अच्छा लगा उन्होंने नाम रखा, लेकिन इस चैप्टर या इस लो का नाम किसके से पूछ के रखा गया है, सेक्शन 1 के थ्रू रखा गया है, जिसमें लिखा है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंट्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस इज द इनकम टैक्स एक्ट 1961 applicable from 1962. It's applied to the whole of India, including Jammu and Kashmir. क्लियर, याद रखेंगे। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा क्या आता है, फाइनेंस एक्ट आता है या बिल पास होता है हर साल। पहले 28 फरवरी को होता था, बट अब 1 फरवरी को होता है। ठीक है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है वो हमें क्या बताते हैं कि इस साल हमें ये चेंजेस करने। यहाँ पर लिखा है इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बजट प्रेजेंट बाय द 28 Feb, इस आगे कर दोगे, 1st Feb of every year, present by the finance minister और rules of income tax amendment। क्लियर, जो बजट आता है उसमें ये बताया जाता है कि जो आने वाला नया साल है उसमें हम ये चेंजेस कर रहे हैं, या टैक्स स्लैब को घटा रहे हैं या फिर बढ़ा रहे हैं। ठीक है। सेक्शन 2 मैंने कल बताया था, जो सारा सेक्शन डेफिनेशंस का होता है। अगर आपको किसी भी चीज की कोई भी डेफिनेशन चाहिए, आप कहाँ मूव हो जाओगे, सेक्शन 2 के अंदर, जो क्या बताता है, डेफिनेशंस। सेक्शन 2 क्लोज 7। हाँ, ये क्लोज टू डेफिनेशंस का है, लेकिन सेक्शन 2 के अंदर सारी डेफिनेशंस हैं। अब जो मैं सेक्शन 2 क्लोज सब सेक्शन 7 बता रहा हूँ वो इनकी बात कर रहा है, मतलब कि एसएससी कौन है, डीम एसएससी कौन है, या एसएससी इन डिफॉल्ट है। सेक्शन 2 इज कॉल्ड डेफिनेशन, बट हम जो अभी बात करने जा रहे हैं वो एसएससी, डीम एसएससी और एसएससी इन डिफॉल्ट, तो वो बताता है सेक्शन 2 क्लोज सबसेक्शन। और कोई भी डेफिनेशन चाहिए तो यू गो सेक्शन 2 एंड देन फाइंड योर डेफिनेशन। फर्स्ट, एसएससी कौन है, पर्सन हु पे टैक्स इज कॉल्ड एसएससी। कोई व्यक्ति जो सरकार को टैक्स देता है उसे हम क्या बोलते हैं, एसएससी बोलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं, डीम एसएससी। डीम मतलब होता है माना गया। अ पर्सन हु is deemed to be an SSC from some other person is called deemed SSC। मैंने आपको बता दूं, जैसे आप थे, आपके फादर बिजनेस कर रहे थे, वो एक्सपायर हो जाते हैं, उसके बाद आप उनका बिजनेस संभालते हैं, तो उन्होंने जो कमाया उस साल, उसका जो आप टैक्स दोगे, उसके लिए आप कौन बन जाओगे, डीम एसएससी। क्या बन जाओगे, डीम एसएससी। एसएससी इन डिफॉल्ट, आपको टैक्स पे करना था बट आप टैक्स नहीं पे कर रहे हो, तो सरकार आपको क्या बना देगी, एसएससी इन डिफॉल्ट। अब आता है सेक्शन 2 क्लोज 31, पर्सन कैन बी कैटेगराइज्ड एज। आप सभी को पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स जो चार्ज किया जाता है वो 7 टाइप के लोगों के अंदर चार्ज किया जाता है। कितने टाइप से, 7 टाइप से, जिसमें सबसे पहले आता है इंडिविजुअल। आप ये मत कहना सर हम तो शादी हो गई तो हम इंडिविजुअल नहीं रहे। आप इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन हो, इंडिविजुअल। आप और आपकी वाइफ क्या बन जाएंगे, दोनों इंडिविजुअल। वो अपनी इनकम पे टैक्स देंगे, आप अपनी इनकम पे। अगर आप इंडिविजुअल हो तब भी आपको टैक्स देना है। लेकिन आप कहते नहीं सर हमें क्या बनना है, एचयूएफ बनना है। एचयूएफ का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आप कहते नहीं सर हम पूरी जो फैमिली है वो कमाते हैं, किस नाम से, एचयूएफ। सरकार ने आप किसी भी नाम से कमाओ, हमें आपसे पैसा चाहिए। थर्ड होते हैं पार्टनरशिप, फर्म। हम इसे पार्टनरशिप नहीं बोलते हैं, फर्म के नाम से डिनोट करते हैं। जैसे हम क्या बोल सकते हैं, फर्म। अगर आप मेरे साथ मिलके कोई काम करते हैं, हम पार्टनर बनते हैं और कुछ कमाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप फर्म। इसके बाद आती है कंपनी। आपने चलो हम पार्टनरशिप फर्म नहीं बनाते, हम क्या बना लेते हैं, कंपनी। तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। और इसके साथ लास्ट आता है एओपी, बीओआई। अगर आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बनके किसी काम को करते हैं, जैसे मैं और आप मिले, हमने कहा इस काम को करते हैं, पैसा कमाते हैं और फर्म को क्या कर देते हैं, बंद। तो हम जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे क्या करवाएंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या फिर हम किसी में कवर हो जाएंगे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सर इनकी डिटेल बताओ, अभी बता देता हूँ, पहले आप समझ लो।
और उसके बाद मैंने लास्ट आपको बताया था लोकल अथॉरिटी। अगर आप कोई भी लोकल अथॉरिटी बनते हैं, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर आप जाओ तो यहाँ पर बहुत सारी अथॉरिटीज है, ठीक है, जल बोर्ड अथॉरिटी हो गई, आपकी ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी हो गई, वो कमाते हैं पैसा, उनको भी क्या करना पड़ता है, टैक्स सरकार को देना पड़ता है। और लास्ट में होता है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन सच एज डिफाइंड इन द टेम्पल। अब कोई भी किसी के रूप में भी कमाए, तुमने कहा कि सर हमने इंडिविजुअल बने, सरकार ने हमसे टैक्स ले लिया, हम एचयूएफ बने, सरकार ने हमसे टैक्स ले लिया, हमने फर्म बनाई, सरकार ने हमसे टैक्स ले लिया, कंपनी बनाई, हमसे टैक्स ले लिया, लोकल अथॉरिटी बनाई तब भी ले लिया, एओपी बनाई या फिर बीआईएल, सरकार ने हमने कहीं नहीं छोड़ा। लेकिन हमने सोचा यार चलो हम अच्छे काम करते हैं, पुण्य का काम करते हैं, हम एक टेम्पल बनाते हैं, हम एक मॉस्क्यू बनाते हैं, हमने बना दिया, अब उससे हमें कमाई होने लगी। हमने कहा अब तो ना तो हम इंडिविजुअल है ना हम फर्म है, हमें तो टेम्पल के रूप में है। सरकार ने कहा आपको किसी भी रूप में आपको क्या करना पड़ेगा, उसका टैक्स देना पड़ेगा। जो टेम्पल मॉस्क्यू गुरुद्वारे होते हैं उनके जो हेड होते हैं उनको टैक्स देना पड़ता है। तो आप किसी भी रूप में नहीं हो सकते, ये कह सकते हो कि सरकार ने भगवान के नाम पर जो पैसा मिलता है उसको भी नहीं सकते, ठीक है। तो आप ये रखना 7 टाइप्स के पर्सन होते हैं। इसके बाद अब इंडिविजुअल की बात कर दें तो इंडिविजुअल मीन अ नेचुरल पर्सन इज अ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड इंडिविजुअल। तो इसमें मेल और फीमेल दोनों आ सकते हैं। एचयूएफ की बात करें तो एचयूएफ को कभी भी इनकम टैक्स लॉ के अंदर डिफाइन नहीं किया गया। ये किसके अंदर डिफाइन किया गया है, हिंदू लॉ के अंदर डिफाइन किया गया, ठीक है। अगर आपने कई बार देखा होगा लोगों के पैन कार्ड पर लिखा होता है विजय कुमार सन्स या वीनस सन्स एचयूएफ, ठीक है, तो क्या बन जाते हैं एचयूएफ। एचयूएफ का मतलब होता है कि हम एक फैमिली बनाते हैं, या एक एग्जांपल के थ्रू समझो, एक मदर एंड फादर है, मैक्सिमम केसेस में फादर क्या होते हैं, कर्ता होते हैं, ठीक है। मान लो इस केस में इस फैमिली के हिसाब से फादर कौन है, कर्ता है। इन फादर के दो बच्चे हैं, चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2, और चाइल्ड 1 के भी दो बच्चे हैं, चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2। तो अब मान लो इनके पास एक प्रॉपर्टी फादर के पास, और उस प्रॉपर्टी से इनको रेंट मिलता है। अब वो चाहते हैं कि मैं टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अपना टैक्स क्या कर लूं, कम कर लूं। तो वो क्या करेंगे, इन सब बच्चों को किसमें कवर कर लेंगे, एचएफ के अंदर कवर कर लेंगे। और जो उस प्रॉपर्टी से इनकम होगी वो किसकी इनकम मानी जाएगी, एचएफ की पावर मानी जाएगी, वर्क इनकम। लेकिन अगर चाइल्ड 1 अलग कहीं सैलरी कमाता तो किसका पार्ट नहीं बनेगा, एचएफ का पार्ट नहीं बनेगा, वो इंडिविजुअल में जाएगा। अगर इस चाइल्ड 1 की वाइफ कोई कमाती वो किसमें जाएगा, वो इंडिविजुअल में जाएगा। लेकिन अगर उस प्रॉपर्टी से कुछ और इनकम होगी, जैसे एक दुकान किराए के साथ साथ आपने किसी को शादी के लिए दे दिया एक दिन के लिए, उसमें आपको 50,000 मिल गए, वो भी किसके अंदर कवर की जाएगी, एचयूएफ के अंदर कवर की जाएगी। अगर आप एचयूएफ की थ्रू की जो प्रॉपर्टी आपने डिफाइन की है, जो बिजनेस डिफाइन किया है, उसमें तो आपको जो इनकम होगी वो ठीक, उसके अलावा जो इनकम होगी वो आपकी इंडिविजुअल इनकम होगी, तो आप याद रखेंगे। अगर हम एचयूएफ को बात करें तो एचयूएफ के अंदर दो लोगों को कवर किया जाता है और दो लोगों को कवर नहीं किया जाता। इट डज नॉट अप्लाई ऑन मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। मुस्लिम और क्रिश्चियन पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि जस्ट बिकॉज उनका एक अपना पर्सनल लॉ होता है और वहीं से गवर्न होता है। जबकि आपका सिख एंड जैन को इसमें कवर किया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा सिख एंड जैन हिंदू के इनका एक लॉ होता है, मुझे एग्जैक्ट पूरा नाम याद नहीं है, उस लॉ को वो गवर्न होकर थ्रू, ठीक है। अगर हम बात करें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को तो उसे दो पार्टों में ही बांटा जाता है। एक होता है मिताक्षरा संप्रदाय, एक होता है दयाभाग संप्रदाय। मिताक्षरा का मीनिंग मित्र से आया है, और दयाभाग का दया पर जीवित रहने वाला। अगर आप कौन हो, एचयूएफ हो, और आपकी फैमिली में कोई बच्चा जन्म लेता है तो मिताक्षरा के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उस समय प्रॉपर्टी का हिस्सेदार होगा। जो बच्चा रोता है ना पैदा होके, वो कहता है अब मैं इस प्रॉपर्टी में कौन हूँ, हिस्सेदार हूँ, मेरा हिस्सा दो। तो मिताक्षरा का मतलब ये कि जब भी आपकी प्रॉपर्टी में कोई बच्चा जन्म लेगा तो किसका बन जाएगा, वो प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बन जाएगा, क्लियर। लेकिन दया भाग में ऐसा नहीं होता कि जब तक फादर जिंदा है उनकी प्रॉपर्टी पर उस बेटे का कोई अधिकार नहीं होगा। और ये काफी जगहों पर फॉलो नहीं किया जाता, खाली दो ही जगहों पे फॉलो किया जाता है, वेस्ट बंगाल एंड सम पार्ट ऑफ द जे.एंड.के। लेकिन रेस्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड मिताक्षरा संप्रदाय। अगर हम फर्म की बात करें तो लिखा है अ फर्म shall have the meaning assigned to the it is the Indian Partnership Act 1932। कोई भी व्यक्ति मिलके किसी काम को करता है उसे हम क्या बोलते हैं, पार्टनर्स। और वो अगर एक एग्रीमेंट कर ले, उसके लिए डीड बना ले, वो क्या बन जाती है, पार्टनरशिप डीड बन जाती है।
इसके साथ साथ अगर आप में से ज्यादा अवेयर होगे तो आप कहोगे सर इसमें एक एलएलपी भी होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, वो भी फर्म के नाम से कवर करोगे। ऐसा नहीं कि वो एलएलपी बन गई तो वो अलग होगी, है वो भी पार्टनरशिप। एक जो एक पार्टनरशिप होती है, एक होती है कि लो के हिसाब से बनी, एक नॉर्मल बना ली हमने, एक पार्टनरशिप डीड लाई, नोटरी पेपर में लिखवाया, साइन कर लिया आपस में, वो बन गई एक पार्टनरशिप। लेकिन एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, एलएलपी कह सकते हो इसे शॉर्ट फॉर्म में आप। उसमें क्या होता है, एमसीए की साइड से प्रॉपर काम होता है, वो मिनिस्ट्री कॉर्पोरेशन अफेयर के थ्रू। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या बनवाते हैं, फर्म बनवाते हैं, एलएलपी नहीं बनवाते। फर्म में ये डिफरेंस होता है कि अगर तुम्हारा नुकसान होता है तुम्हें अपने घर को बेच कर ही पैसा चुकाना होगा, जबकि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं। अगर हम बात करें कंपनी, तो वी नो वेरी वेल कि अगर हम एक कंपनी बनाते हैं, चाहे वो लिमिटेड हो या फिर प्राइवेट हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपनी। और इसके बाद हमारा जो फिफ्थ पॉइंट आता है वो बात करता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जिसे हम एओपी के नाम से जानते हैं या फिर हम बीओआई के नाम से जानते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन कौन होते हैं, जैसे मान लो मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूँ, आप किसी कंपनी के पार्टनर्स हो, और आप किसी कंपनी एक इंडिविजुअल, हम तीनों अलग अलग है, हमारा स्टेटस अलग है, ठीक है। और अगर हम मिल के क्या करते हैं, दे स्टार्टेड बिजनेस टुगेदर इज कॉल्ड एओपी। अगर हम मिल के किसी काम को करेंगे तो हम क्या बन जाएंगे, एओपी बन जाएंगे। लेकिन सर मैं भी इंडिविजुअल हूँ, आप भी इंडिविजुअल हो और आप भी इंडिविजुअल, और हम जब कोई बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अगर हम मिल के किसी काम को करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इसको फॉर्मूला भी कह सकते हैं, नो नो, एओपी इसे बोलेंगे बीओआई। ये तीनों वाले मिलके, मतलब ये किसी काम के लिए मिलते हैं, उस पर्पस को सॉल्व करते हैं एंड देन तो उसे बोलते हैं BOI, ठीक है। और अगर आप अलग अलग स्टेटस के और फिर टुगेदर होते हो तो उसे क्या बोलते हैं, एओपी। काम तो दोनों का ही काम करोगे फिर अलग हो जाओगे, लेकिन सरकार ने अलग अलग कर दिया। चलो, और फिर बताया था लोकल अथॉरिटी। अगर आप लोकल अथॉरिटी के थ्रू कुछ कमाते हो, जैसे आपकी लोकल अथॉरिटी मीन पंचायत हो गई, म्यूनसिपल हो गई, ठीक है, या कंटोनमेंट बोर्ड हो गया, तो उसे हम किस में कवर करते हैं, लोकल अथॉरिटी की। और इसके बाद हमारा 7th पॉइंट था आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अगर आप भगवान के नाम पर कुछ भी कमाते हो तो आपको उस पर भी क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद हमने कल आपके साथ डिस्कस किया था सेक्शन 3। अच्छा, जैसे अभी वो आया है क्रिप्टो करेंसी का पैसा, उसको टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, वो भी आपका इसके अंदर ही कवर किया जाएगा। अब वो इंडिविजुअल की इनकम पे कवर किया जाएगा, क्योंकि क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। चलो, प्रीवियस ईयर देखो, ईयर्स होते हैं, इनको ध्यान से समझना और इन्हीं की बेसिस पे आगे पूरा चैप्टर डिसाइड होता है। प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर इज अ फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्न एंड विच एंड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। जिस साल तुम कमाते हो उसे क्या बोलते हैं, प्रीवियस। तो अभी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है 1/4/2022 से लेकर 31/3/2023 है, तो उससे जो पहले का साल है उसे क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर। हमेशा जब भी तुम आईटी भरोगे तो अब लिखा होगा प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, तो कह रहे हैं पिछले साल की बात है। और फाइनेंशियल ईयर आप सभी को पता है, जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है 31 मार्च को बंद होता है, उसे क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। कैलेंडर ईयर जो 1 जनवरी को स्टार्ट होता है 31 दिसंबर को बंद होता है, उसे हम कैलेंडर ईयर कहते हैं। और असेसमेंट ईयर क्या होता है कि असेसमेंट ईयर इज अ फाइनेंशियल ईयर इन विच टैक्स पेड एंड स्टार्ट ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल नेक्स्ट फॉलोइंग प्रीवियस ईयर। जो आपका प्रीवियस ईयर का था, जो उसके बाद नया ईयर आया, वो क्या बन गया, असेसमेंट ईयर। सर नहीं समझा, मान लो ये आपका 1/4/2019 है और आपने 31/3/2020 तक कुछ भी कमाया, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, प्रीवियस ईयर के नाम से जानेंगे। लेकिन आपने 1/4/2020 से लेकर 31/3/2021 तक उसका टैक्स पे किया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, असेसमेंट ईयर। क्या बोलेंगे उसे, असेसमेंट। असेसमेंट ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर सेम कह सकते हैं, बट असेसमेंट ईयर को ये माना जाता है, जैसे अभी 22-23 चल रहा है, ठीक है, तो उसका असेसमेंट ईयर होगा 23-24, ठीक है। लेकिन आप फाइनेंशियली यही बोलोगे 1/4/2000। तो असेसमेंट ईयर का मतलब होता है कि आपने पिछले साल का जो कमाया उसका टैक्स जो दे रहे हो उसे क्या बोलते हैं, असेसमेंट। जैसे 19-20 में आपने कमाया लेकिन उसका टैक्स कब दे रहे हो, 20-21 में, तो वो क्या बन गया, 19-20 का असेसमेंट ईयर। क्लियर। इसके बाद सेक्शन 4 आता है जो बात करता है चार्जिंग ऑफ इनकम। ये इकलौता सेक्शन है जो पूरे इनकम टैक्स की बात कर लेगा। इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना है, अपनी आने वाले टॉपिक्स
को कवर करना है, जिसमें सबसे पहले लिखा है चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। इसमें लिखा है हेड ऑफ इनकम, ठीक है, 5 हेड ऑफ इनकम। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सर हेड क्या होते हैं। हेड मतलब इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार ने आपकी इनकम को 5 पार्टों में बांटा। ये सेक्शन 4 बताता है, चार्जिंग सेक्शन, जिसे आप क्या बोल सकते हो, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। इस सेक्शन के थ्रू पूरा इनकम टैक्स चार्ज होता है। और इसने बताया कि हेड ऑफ इनकम को 5 पार्टों में बांटा है। कितने पार्टों में बांटा है? 5 पार्टों में बांटा है, जिसमें सबसे पहले आता है इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर आप किसी के यहाँ जॉब करके कमाते हो तो उसकी जो भी इनकम होगी उसे किसमें कवर की जाएगी? सैलरी की इनकम में कवर की जाएगी। लेकिन अगर तुम अपने मकान को किसी को किराए पर देकर कुछ कमाते हो तो उसे क्या बोला जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन आप क्या करते हो? ना ही आप सैलरी पर काम करते हो, ना ही आपका मकान किराए पर है, और आप किससे कमाते हो? प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन से कमाते हो। तो उसे हम क्या बोलेंगे? पीजीबीपी। उसकी किसकी इनकम है? वो प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। इसके बाद हम जो नेक्स्ट बात करते हैं वो आती है कैपिटल गेन की। आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच दी, उस पर आपको जो भी इनकम हो उसे किसके अंदर कवर किया जाएगा? कैपिटल गेन के अंदर कवर किया जाएगा। आपके पास शेयर थे, आपने वो बेच दिए, किसके अंदर कवर किया जाएगा? कैपिटल गेन के अंदर कवर किया जाएगा। और एक नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर आपने ना ही सैलरी से कमाया, ना ही आपने हाउस प्रॉपर्टी से कमाया, ना ही आपने बिजनेस से कमाया, और ना ही आपने कैपिटल गेन से कमाया, उसके अलावा जो भी आपकी इनकम होगी वो क्या होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो क्या हो गई? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मैं आपके यहाँ क्या नहीं करने आया? सर्विस नहीं दे रहा हूँ, ना मैं आपको बिजनेस कर रहा हूँ। प्रोफेशन है मेरा, बट इन केस क्या है कि मैंने बस आपको पढ़ाने आया। जैसे मेरा कोई कुछ नहीं है, मान लो मेरा कोचिंग नहीं है, कोचिंग सेंटर नहीं, तो ऐसे ही आपने कहा सर मुझे लेक्चर चाहिए, मैंने कहा जो मैं दे दूंगा। मेरा क्या बन गया? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। आपने एफडी का पैसा करा रखा है, इंटरेस्ट मिलता है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जैसे टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन जब उनकी एग्जाम में ड्यूटी लगती है उनको उसके बदले पैसा दिया जाता है, कॉपी चेक करने के दिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्लियर? तो इन सभी को जोड़ लेंगे, इन सब को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आपका? जो भी इनकम आएगी उसे हम क्या बोलेंगे? क्लबिंग ऑफ इनकम। इन सबको जोड़ने के बाद जो भी इनकम आएगी उसे हम क्या बोलेंगे? क्लबिंग ऑफ इनकम। उसमें से माइनस कर देंगे सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। हम किस टॉपिक को माइनस कर देंगे? सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो जो भी हमारा लॉस हुआ है उसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। मान लो पिछले साल का कोई लॉस चल रहा था, और इस साल की प्रॉफिट हम उसे क्या कर देंगे? एडजस्ट कर देंगे। और जो इनकम निकलेगी उसे बोलेंगे ग्रॉस टोटल टैक्सेबल इनकम, और इसी पर हमें टैक्स देना होता है। क्या बोलेंगे हम उसे? ग्रॉस टोटल टैक्सेबल इनकम। जैसे कि अभी की मान लो कि इस साल किसी का मतलब पिछला फाइनेंशियल ईयर किसी का लॉस हुआ, हाँ, उसका लॉस में गया है गवर्नमेंट के पास। अगर मान लो इस साल जैसे कि रिटर्न जाएगी इनकम टैक्स, अगर वो टैक्स पे करेगा तो वो लॉस इसमें कवर होगा। हाँ जी, लॉस माइनस सेट करके जाएगा। माइनस सही। इसके बाद जो इनकम थी उसे हमने क्या बोला? ग्रॉस टोटल टैक्सेबल इनकम। उसके बाद जो भी उसका टैक्स रेट है वो अप्लाई करोगे, तो जो भी निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा? टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। और उसके बाद अगर उसमें कोई इंटरेस्ट लगता है वो ऐड कर दो, कोई पेनल्टी लगती है वो ऐड कर दो, कोई टोटल ड्यू है वो ऐड कर दो, और फिर माइनस कर दो जितना उसने टैक्स पेड करा, टीडीएस के नाम से, एडवांस टैक्स के नाम से, या फिर टीसीएस के नाम से, जो भी हो सबको माइनस कर दो। उसके बाद जो नेट आंसर आएगा, हो सकता है वो नेट टैक्स पेबल आ जाए, हो सकता है नेट टैक्स रिफंड आ जाए। अगर आपने ज़्यादा पे कर दिया होगा तो वो आपको रिफंड मिल जाएगा, और अगर आपका कम होगा तो आपका पेबल बन जाएगा। तो ये हमें कौन बताता है? सेक्शन 4 चार्जिंग ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। और पूरा इनकम टैक्स इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ज किया जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो बात करता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अब हमें डिसाइड करना है स्कोप ऑफ टोटल इनकम के अंदर कि अगर हम इंडियन हैं तो हमारे ऊपर टैक्स लगेगा या फिर नहीं लगेगा। ये बताता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, ये आपको बता रहा है कि किस किस को आपको टैक्स देना है, किस किस को टैक्स नहीं देना। इसको दो पार्टों में बांटा है।
ए और बी इन इंडिया है, और नीचे आप आओगे आउटसाइड इंडिया में भी 2 पार्ट है। मतलब अगर आप इंडिया से कमाते हो तो क्या टैक्स होगा या नहीं होगा, और अगर आप बाहर से कमाते हो तो क्या वो इंडिया में टैक्स होगा या फिर नहीं, ये हमें कौन बताता है? सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम। इसमें सबसे पहला आता है इनकम एक्रूड और अराइज और डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। अगर आपको इंडिया से कोई भी इनकम अराइज होती है या होने वाली है या मिलने वाली है या मिल गई है, तो वो ROR, RNOR या फिर NR में तीनों केसेस में चालू। इन शॉर्ट आप याद रखना कि अगर आप इंडिया से कुछ भी कमाते हो, इंडिया की हवा, पानी या रिसोर्सेज का यूज करके आप कमाते हो, चाहे आप कोई भी स्टेटस में आते हो, आप ROR हो, RNOR हो या फिर NR हो, आपको तीनों केसेस में क्या करना है? टैक्स देना है। इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया। आपने बाहर से इनकम इंडिया में भेजी है या बाहर से इनकम मिलने वाली है इंडिया के अंदर, तो वो क्या बन जाएगी? ROR, RNOR या फिर NR। कोई भी स्टेटस हो, तीनों केस में आपको टैक्स देना है। इन शॉर्ट अगर आप इंडिया में कोई पैसा कमाते हो या इंडिया में कोई पैसा आपको रिसीव होता है या रिसीव होने वाला है, तो आपको तीनों केसेस में टैक्स देना है। तो कभी सोचने की जरूरत नहीं। जब भी इंडिया वर्ड मिल जाए तो बिल्कुल नहीं सोचेंगे, हमेशा क्या लगा देंगे। लेकिन अगर हम कहाँ पर जाएं? आउटसाइड इंडिया। अगर आप बाहर के लिखा इफ इनकम इज एक्रूड और अराइव आउटसाइड इंडिया, मैं बाहर से किसी इनकम को कमाता हूँ या इनकम क्या होती है? अराइज होती है आउटसाइड इंडिया, बट इफ एनी पर्सन, इफ एनी बिजनेस इज कंट्रोल और प्रोफेशन इज सेटअप बाय इन इंडिया। मेरी इनकम बाहर से होती है, मेरा सब कुछ बाहर से, लेकिन मैं उसे कंट्रोल कहाँ से करता हूँ? इंडिया से करता हूँ। सेटअप कहाँ पर है? इंडिया में। जैसे मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, किसी ने कहा सर मैं दुबई में हूँ, मुझे पढ़ा दो बीसी, मैंने कहा मैं आपको पढ़ा दूँ। इनकम कहाँ से हो रही? दुबई से। लेकिन बिजनेस कहाँ सेटअप? इंडिया में। कंट्रोल कहाँ से करना? इंडिया से। तो ROR NOR के केस में तीनों में चार्ज हो जाएगा, लेकिन NR के केस में चार्ज नहीं होगा। क्लियर? और एनी अदर इनकम, इसके अलावा आपको कोई बिजनेस नहीं है, ना ही आप यहाँ से कोई प्रोफेशन को सेटअप कर रहे हो, और आपको कोई इनकम मिलती है, तो वो ROR के केस में तो टैक्सेबल होगी, लेकिन RNOR के केस में एप्लीकेबल नहीं होगी। और किस केस में एप्लीकेबल नहीं होगी? NR के अंदर एप्लीकेबल नहीं होगी। जैसे अगर मान लो मेरा बेटा आउट ऑफ इंडिया में पढ़ता है, हाँ, मैं उसको हर महीने देता हूँ 50,000 फॉर एग्जाम्पल, तो वो उसकी इनकम कहलाई जाएगी? इनकम नहीं, वो आप उसके खर्चे, वो वहां से कुछ कमाता है और आपको भेजता है, अच्छा, वो उसकी इनकम। आप उसे एजुकेशन के पर्पज से दे रहे हैं, वो तो इनकम नहीं होगी ना। जब वो कमाएगा तब एजुकेशन टैक्स लगेगा ना। वो आपने जो 50,000 कमाए वो आपकी इनकम है, उसे आपको डिसाइड करना है कि आप ROR के अंदर आओगे, RNOR के अंदर आओगे या फिर NOR के अंदर। उस बेसिस पे हम दोबारा स्टार्ट करते हैं सेक्शन 5, जो बात करता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम, और इसी के बेसिस पर आपके क्या चार्ज होते हैं? टैक्स चार्ज होते हैं। कि अगर आप ROR में आओगे आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, हो सकता है आप RNOR के अंदर आओ आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, या फिर आप NR के अंदर आ गए तो आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। ये कौन डिसाइड करता है? सेक्शन नंबर 5। अगर आप इंडिया से कुछ भी कमाते हो तो तीनों केस में टैक्सेबल है, चाहे आप कोई भी हो, ROR हो, RNOR हो या फिर NR हो। लेकिन आउटसाइड की बात करें तो इसमें एक बात हमेशा याद रखनी है, इफ इनकम इज अप्रूव्ड और अराइव आउटसाइड इंडिया, but if any business is controlled or profession is set up by India, तो दो केस में टैक्सेबल होगा, ROR के केस में, RNOR के केस में, और NR के केस में टैक्सेबल नहीं होगा। और 4 पॉइंट है एनी अदर इनकम, तो पहले में यस होगा और बाकी दो में यस होगा। और इसी पॉइंट को, इस चार्ट को हमेशा अपने माइंड में सेटअप रख के चलना है कि स्कोप ऑफ टोटल इनकम में ROR, RNOR या फिर इसको ROR का तो भूल जाओ, सब में टैक्स RONR में 3 में लगेगा, लास्ट वाले में नहीं लगे, एनी अदर इनकम आउटसाइड इंडिया। और आपका NR के अंदर आपको याद रखना है कि आउटसाइड इंडिया की बात होगी तो दोनों में ही नहीं लगेगा, इंडिया की बात होगी तो दोनों में लगेगा। ये कौन बताएगा? स्कोप ऑफ टोटल इनकम, और एक सेक्शन 5 है। अब हम बात करते हैं अपना सेक्शन 6, जो आपको क्या बताएगा? रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बताएगा।
ये चैप्टर नंबर 2 है हमारा। इसकी बात करता है रेजिडेंशियल स्टेटस की बात। सर रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होते हैं? यही स्टेटस हमें बताएंगे कि आप कौन बनोगे, कि आप ROR बनोगे, कि आप RNOR बनोगे, या फिर आप NRNR बनोगे। तो इसके लिए हम कौन सा सेक्शन पढ़ते हैं? सेक्शन 6 रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्सेबिलिटी इन इंडिया। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, नो विच ऑफ द इनकम आर टैक्सेबल इन इंडिया। इनकम किस पर एप्लीकेबल होगी? तो मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स कभी भी सिटीजनशिप बेस पर चार्ज नहीं होती। किस पर चार्ज की जाती है? रेजिडेंशियल स्टेटस बेस पर चार्ज की जाती है। तो यहाँ पर लिखा है नॉर्मली लिखा है नॉर्मली रेजिडेंशियल स्टेटस शैल बी undermined on the basis of physical presence in the country, their nationality and domestic of individual। कह रहा है कि इनकम टैक्स कभी भी कैपिटलिस्ट सिटीजनशिप बेस पर चार्ज नहीं किया जाएगा। किस पर चार्ज किया जाएगा? रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पर चार्ज किया जाएगा। और हमने आपको बताया था कि रेजिडेंशियल स्टेटस 3 तरह के। क्लियर? एक आपका होता है ROR, एक होता है आपका RNOR, एक होता है आपका NR। क्लियर है? अब याद रखना, इसको आप यहाँ से ऐसा समझो, इसको 2 पार्टों में बांटा है। रेजिडेंशियल स्टेटस को आप 2 पार्टों में बांटा है। ठीक है, एक होगा रेजिडेंशियल, एक होगा NR। ठीक है, एक होगा आपका रेजिडेंस, एक होगा NR। अगर आप रेजिडेंस के अंदर आ गए तब आपको बांटना है आप ROR हो या फिर RNO। मतलब अब रेजिडेंशियल स्टेटस को 2 पार्टों में, या तो आप रेजिडेंस हो यहाँ के, या फिर आप NR। अगर आप रेजिडेंस हो तब आप चेक करो आप ROR हो या फिर आप NR हो। सर कैसे पता चलेगा हम क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का। अब हम किसका जानेंगे? इंडिविजुअल का जानेंगे कि इंडिविजुअल का आप कैसे रेजिडेंशियल स्टेटस को पता कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है आर मतलब रेजिडेंस और NR मतलब नहीं। सबसे पहली कंडीशन आपको लेके चलनी है कि अगर आप इस चार्ट को समझो, इस वाले चार्ट को समझने की कोशिश करो। ये चार्ट है। सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं 19-20, अभी हम असेसमेंट ईयर लेके चल रहे हैं 20-21। कौन सा असेसमेंट ईयर लेके चल रहे हैं? 20-21 का। तो प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया? 19-20। और उससे नीचे वाले जो होंगे वो कहलाएंगे प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। अभी जैसे करंट में 22-23 चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्या हो गया? 20-21 हो गया, नहीं 21-22 हो गया। और जो 20-21 है वो क्या बन गया? प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो अब 19-20 आपका प्रीवियस ईयर है। प्रीसीडिंग ईयर कौन सा हो गया? 18-19। तो ये बन गया पहला प्रीसीडिंग ईयर, ये दूसरा प्रीसीडिंग ईयर, ये तीसरा, चौथा और पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। हम अपने 10 प्रीसीडिंग ईयर को कंसीडर करते हैं किसी का रेजिडेंशियल स्टेटस को जानने के लिए। कितने? लास्ट 10 ईयर का देखते हैं। अभी जिस ईयर खड़े हो उससे जो पहला ईयर है वो प्रीवियस ईयर है, और उससे जो पहले हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। क्या बोलते हैं? प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। क्लियर? अब इसको समझना है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन गिवन है, पहली कंडीशन जिसे हम बेसिक कंडीशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बेसिक कंडीशन, जिसमें लिखा है कि 182 डेज और मोर इन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। अगर तुम 20-21 की बात कर रहे हो तो इसका प्रीवियस ईयर होगा 19-20। इसके अंदर आपको मिनिमम कितने दिन इंडिया के अंदर रहना है? 182 दिन। अगर आप इसके अंदर रहते हो तो आपने पहली कंडीशन क्या कर ली? पूरी कर ली। क्या कर ली? पहली कंडीशन आपने पूरी की। लेकिन आप कहते हो नहीं सर, हमने क्या किया? पिछले साल में रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 182 दिन नहीं रहे। तो सरकार ने कहा दूसरी कंडीशन चेक करो, और क्या करो? और तो आप 365 डेज मोर इन 4 ईयर। आप क्या चेक करो कि जो इसका प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है, ठीक है, उसके प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में उसके कितने दिन हैं। एक मिनट नहीं, इसमें एक पॉइंट मिस है। सेकंड पॉइंट आता है, यहाँ मिस हो गया वो पॉइंट, अभी मिस हो गया, ये सब गलत हो जाता, दिक्कत हो। इसमें सेकंड पॉइंट में लिख देना, वो शायद मुझसे मिस हो गया। सेकंड पॉइंट, चलो मैं एक चार्ट ओपन कर लेता हूँ तब आपको बेटर समझा सकता।
सेकंड पॉइंट में आप कह सकते हो प्रीवियस ईयर 60 डेज और मोर। क्या लिखा है? 60 डेज और मोर। मतलब पहली कंडीशन अगर 182 डेज हो गई तो हमें दूसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपकी 182 डेज से ज्यादा नहीं रहे प्रीवियस ईयर में, तब आपको क्या देखना है कि आपने 60 दिन में पिछले ईयर में था। मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन को समझूं और मैं यहाँ पर कहूँ कि सर मैं पिछले साल इंडिया में 65 दिन था, इसका मतलब मैं पहली कंडीशन को क्या नहीं कर पा रहा, फुलफिल नहीं कर रहा 82 डेज। लेकिन मुझे उसकी सेकंड कंडीशन है कितने दिन चाहिए प्रीवियस ईयर में 60 दिन, उस कंडीशन को मैं क्या कर गया हूँ, फुलफिल। सरकार कहती है कि अगर आपने 60 डेज वाली कंडीशन को फुलफिल कर लिया तो उसके साथ एक कंडीशन और फुलफिल करो। कौन सा? कि 4 सालों का टोटल आपका कितना आ जाए, 365। मतलब कि आपने पहले प्रीवियस ईयर देखा कि मैं उसमें 60 दिन हूँ, उसके बाद उसके नीचे 4 सालों का टोटल देखो कितना है, 365 है। अगर है तब आप क्या हो, बेसिक कंडीशन को फुलफिल कर दो। और अगर उसकी वो भी बेसिक कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं हो पा रही तो आप ऑटोमेटिक क्या बन जाओगे, एनआर। मतलब अगर मैंने इन दो कंडीशन को पूरा नहीं किया तो मैं ऑटोमेटिक किसके अंदर आ जाऊंगा, एनआर। दोबारा रिपीट करता हूं कि अगर आपको अपना रेजिडेंशियल स्टेटस पता करना है तो उसके लिए दो बेसिक कंडीशंस होती है, जिसमें सबसे पहली कंडीशन होती है प्रीवियस ईयर की, कि अगर आपने प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में रहे हो तब आप पहली कंडीशन को फुलफिल कर गए, तब आपको दूसरी कंडीशन नहीं देगी। इसका मतलब आप रेजिडेंस हो। अब ये आरओआर हो या एनओआर हो वो बात की बात है, मतलब आरओआर या फिर आरएनओआर हो या नहीं वो बात की बात है। लेकिन अगर आपने इनमें से एक कंडीशन पूरी करी तब आप क्या बन जाओगे, रेजिडेंस। लेकिन अगर आपने पहली कंडीशन पूरी नहीं करी फिर आप दूसरी कंडीशन चेक करो। कौन सी? कि प्रीवियस ईयर में आप 60 दिन रहे हो या उससे ज्यादा, क्लियर, और 4 सालों का टोटल आपका 365 दिन है, तब आप बन जाओगे रेजिडेंस। क्लियर? इतना समझ आ गई? ये दो कंडीशन क्लियर हो गई। जब ये दो कंडीशन क्लियर हो जाएंगी तब आपको क्या करना है, एडिशनल कंडीशन निकालनी। और यही दो एडिशनल कंडीशन आपको बताएंगे कि आप आरओआर हो या फिर आरएनओआर हो। और ये कहता है कि 730 डेज मोर इन 7 रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, कि पिछले 7 सालों का जो आपका प्रीवियस ईयर है उसके बाद जो आपके क्या है, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है, उसे कवर करना। जैसे आपकी पहले यहाँ पर आ गया कि आपने कहा मैं 60 दिन से ज्यादा हूँ, तो आपने पहली कंडीशन पूरी कर ली और 4 साल का टोटल कितना आ रहा है, 365। तो ये कंडीशन आपकी क्या होगी, फुलफिल। उसके बाद आप नेक्स्ट 7 साल गिनोगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। इन 7 सालों का टोटल मेरा 730 दिन है या फिर नहीं। अगर मेरा इन 7 सालों का टोटल 730 दिन है तब मैंने एडिशनल कंडीशन की पहली कंडीशन पूरी कर ली। और उसके बाद हमें सेकंड कंडीशन करनी। यहाँ ध्यान देना, यहाँ लिखा है एंड वर्ड। एंड वर्ड का मतलब है कंपलसरी, ये दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी चाहिए। और मतलब होता है रिक्वायर्ड नहीं, एक होगी चल जाएगा। एंड मतलब होता है रिक्वायर्ड दोनों ही चाहिए। और दूसरे कंडीशन लिखा है 2 ईयर हैव रेजिडेंशियल स्टेटस इन प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। ये कह रहा है कि 10 साल में आप 2 साल क्या हो, रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर आते हो। इसके अंदर आते हो, सर वो कैसे निकलेगा? उसके लिए फिर आप कौन सी कंडीशन फॉलो कर लोगे, ये वाली कंडीशन। क्लियर? दोबारा समझाएं, चलते हैं एक बार, क्योंकि इस पर हमने ज्यादा जोर दे लिया तो आगे में दिक्कत नहीं। इसके लिए हमने जो सेक्शन स्टार्ट किया था वो था आपका सेक्शन 6, जो बात करता था रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्सेबिलिटी इन इंडिया। ये सेक्शन हमें बताता है कि आप कौन हो, आप आरओआर हो, आरएनओआर हो या फिर एनआर। इसके लिए इसने पूछा था कि इंडिया में जो टैक्स लगता है वो कभी भी सिटीजनशिप बेस पर नहीं लगता, वो रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पर चार्ज किया जाता है। और जब भी आप किसी का रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करोगे तो उसे आप दो पार्टों में बांटोगे, रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट। क्लियर? अगर आप रेजिडेंट बनते हो तो उसमें आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप कौन हो, आप आरओआर हो या फिर आप आरएनओआर हो या कौन हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन है, आर मतलब रेजिडेंट, एनआर मतलब नॉन रेजिडेंट, आरएनओआर का मतलब होता है रेजिडेंट बट नॉट अ ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इसको निकालने के लिए आपकी कंडीशंस है, जिसमें हमने इस कंडीशन को किसके पार्ट में बांट रखा है, इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से बांट रखा है। जिसमें सबसे पहला आता है कि 182 डेज और मोर इन
रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, कि मतलब आपको पिछले साल में कितने दिन इंडिया में रहना है, 182 दिन। इसके लिए मैंने आपके साथ एक ग्राफ को डिस्कस किया है, कि मैंने एक 10 साल का चार्ट बना रखा है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आप कौन सी ईयर में, जैसे आप 19-20 है, ये आपका प्रीवियस ईयर, तो इसलिए जो आपका अभी असेसमेंट ईयर क्या है वो 20-21 है, तो 19-20 ईयर क्या बन गया आपका प्रीवियस ईयर है। और उससे पहले की जो प्रीवियस ईयर है उसे हम नाम देंगे प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। क्लियर? तो हमें ये चेक करना है कि हम पिछले साल में कितने दिन इंडिया में थे, 182 दिन थे, और हम क्या बन जाएंगे, हमने बेसिक कंडीशन को पूरा कर लिया। लेकिन आप कहते हैं नहीं सर, हम पिछले साल इंडिया में 182 दिन नहीं थे, फिर क्या कंडीशन देखनी है, फिर सेकंड कंडीशन देखनी है। उनके बीच में क्या लगा है, और लगा हुआ, और क्या मतलब एक पूरी हो गई तो ठीक है, नहीं तो क्या करो दूसरी सेकंड। और सेकंड में आप क्या देखोगे कि क्या मैं पिछले साल 60 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में था, अगर था तब आप उसके साथ एक कंडीशन और देखो कि क्या मैं उससे प्रीवियस 4 सालों का टोटल 365 दिन है। मतलब अगर मैंने 19-20 में देख लिया कि मैं 60 साल इंडिया में हूँ, तो उसके बाद जो उसके नेक्स्ट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है उसके आपको क्या देखना है, 4 साल का टोटल, क्या आप 365 दिन है या फिर नहीं। क्लियर? अगर आप ये दोनों में से एक कंडीशन भी पूरी करते हो तब आप रेजिडेंट बन जाओगे, और अगर आप इन दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं करते तब आप क्या बन जाओगे, नॉन रेजिडेंट। अगर आपने दोनों में से कंडीशन पूरी कर ली फिर आपको आप डिसाइड करना है कि आप आर बनोगे या फिर RNO, और इसके लिए आपको क्या निकालनी है, एडिशनल कंडीशन। क्या निकालनी है, एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन के लिए आपको क्या लिखा है, 730 डेज मोर इन 7 रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। तो आप यहाँ से जो आपका प्रीवियस ईयर था उनके 7 सालों का टोटल क्या निकाल लो। अगर 730 दिन आता है तब आप क्या बन जाओगे, रेजिडेंट, अदरवाइज आप क्या बन जाओगे, RNOR बन जाओगे। क्लियर? आपने कहा नहीं सर मैंने पहली कंडीशन पूरी कर ली, मैं 7 सालों में कितने दिन इंडिया में रहा, 730, और उसके साथ साथ आपको सेकंड कंडीशन भी फुलफिल करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है एंड, और एंड मतलब होता है रिक्वायर्ड, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। क्लियर? और अगर हम नीचे आएंगे तो लिखा है कि 2 ईयर हैव रेजिडेंशियल स्टेटस इन 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। 10 सालों में मुझे कितने दिन इंडिया में रहना है, 2 साल रेजिडेंशियल स्टेटसशिप में आया। और रेजिडेंशियल स्टेटसशिप कैसे निकालोगे, इन दो कंडीशनों को फुलफिल करके। 2 साल में तो वही 730 तो ये दोनों कंडीशन अगर आप ये गलत बोल गए, ये गलत बोल गए वाली बात। आपने ये बोला कि 7 साल को अगर हम 300 करेंगे, नहीं ऐसे नहीं कर दो। ये इसका मतलब ये है कि फिर आप ये देखो, आप 18 में लेके देखो क्या मैं उसके किसी साल में 182 दिन या उससे ज्यादा था, मतलब ये जो 730 दिन है इसे 2 साल नहीं मानोगे। 2 साल का मतलब होता है कि इस वाली बात को आप कवर करोगे, क्या मैं 182 दिन इंडिया में था, या फिर मैं 60 दिन या 4 सालों में 365 दिन के बराबर। 2 साल वो कवर करोगे, ये नहीं कि 365 से गुणा कर दोगे 2 से तो 730 आ गया, वो 2 साल हो गए। वो तो पहली कंडीशन आप पूरी कर चुके हो, 7 साल का टोटल, 7 साल के टोटल को 730 दिन से कवर कर लिया है ना। फिर 10 सालों में ये देखो कि 2 बार आप रेजिडेंशियल स्टेटस में थे, अगर आप थे तब आप क्या बनोगे, ROR। अगर आपने बेसिक कंडीशन पूरी कर ली और एडिशनल कंडीशन आप पूरी नहीं कर पा रहे तब आप क्या बन जाओगे, RNO। क्या बन जाओगे, RNO। और अगर आप बेसिक ही नहीं पूरी करते तो आप क्या बन जाओगे, NR। ठीक है, इस तरीके से आपको निकालना। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो रेजिडेंशियल किसके ऊपर चार्ज किया जाएगा, HUF। HUF के ऊपर सिंपल सी लिखिए, बेसिक कंडीशन है, या तो आप रेजिडेंट बनोगे या फिर आप नॉन रेजिडेंट बनोगे। इसमें ROR या फिर RNOR का केस नहीं। इसमें लिखा है इफ 100% और पार्ट ऑफ द पेयर ऑफ HUF आर कंट्रोल इन मैनेज इन इंडिया। अगर आपका 100% बिजनेस यहाँ से क्या होता है, कंट्रोल होता है, मैनेज होता है, तब आप क्या बन जाओगे, रेजिडेंस। अदरवाइज आप क्या बन जाओगे, नॉन रेजिडेंस। और उसके बाद एडिशनल कंडीशन अप्लाई ओनली ऑन कर्ता। ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होगी, किसके ऊपर एप्लीकेबल होगी, कर्ता के ऊपर। यहाँ पर देखो उसने बोला है कि आपको पहली कंडीशन ये पूरी करनी कि आपका जो बिजनेस है वो 100% आप ही कंट्रोल करते हो या आपके थ्रू क्या होता है, मैनेज होता है। ये इसकी बेसिक कंडीशन होगी, 182 दिन वाली नहीं आएगी, 60 दिन वाली। उसके बाद एडिशनल कंडीशन क्या रही, सेम रही, 7 साल का टोटल 730 दिन होना चाहिए, और 10 सालों में 2 साल आपको क्या मिला हो,
रेजिडेंशियल स्टेटस मिला हो। ठीक है, अगर मिला होगा तो आप ROR, अदरवाइज RNOR। क्लियर? दोबारा बताए थे, HUF का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगर इसका आपको रेजिडेंशियल स्टेटस पता करना है तो आप इसे कितने पार्टों में बांटोगे? 2 पार्टों में। सबसे पहले अगर आपका बिजनेस है या आप कोई भी सर्विस करते हो वो इंडिया से क्या होती है? मैनेज होती है या फिर कंट्रोल होती है, इसे हम क्या बोलेंगे? आपका पहली कंडीशन आप पूरी कर गए। अगर आपका 100% या उससे कम भी इंडिया से कंट्रोल होता है तो आप क्या बन जाओगे? नॉन। अगर आप बेसिक कंडीशन पूरी करते हो तो उसके साथ साथ आपको क्या करनी होगी? एडिशनल कंडीशन भी पूरी करनी होगी, और जिसमें आप क्या देखोगे? 7 साल का टोटल, 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का टोटल 730 दिन आना चाहिए, और 2 साल के अंदर आपका क्या होना चाहिए? 10 सालों में 2 साल आपको रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर आना होगा। और इसके बाद बाकी जितने भी बचते हैं, चाहे वो फर्म हो, चाहे AP हो, चाहे BOI हो, लोकल अथॉरिटी हो या फिर कंपनी हो, उसमें सेम इसी बिजनेस को कवर करोगे। क्लियर है? इसमें आपको रेजिडेंशियल मिलेगा या फिर नॉन रेजिडेंस मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई अलग से नहीं हो। इसमें सिंपल लिखा है, इफ 100% और पार्ट ऑफ द अफेयर ऑफ फर्म, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी और अ कंट्रोलर मैनेज, मतलब 100% आप ही मैनेज करते हो, तब ROR बन जाओगे, अदरवाइज आप NOR बन जाओगे। आप फर्म हो, आउटसाइड में कहीं भी है, ठीक है, वो इंडिया से क्या होती है? कंट्रोल होती है 100%, तब आप क्या बन जाओगे? ROR। अदरवाइज आप क्या बन जाओगे? NOR। और अगर आप कंपनी की बात करोगे तो यहाँ पर कंपनी के लिए सिंपली मेंशन है, कंपनी को याद रखना, रेजिडेंस और नॉन रेजिडेंस। ठीक है, इसमें आपकी बेसिक कंडीशन है, इट्स इज इंडियन कंपनी। अगर वो इंडियन कंपनी है तो क्या बन जाएगी? रेजिडेंस। क्लियर है? लेकिन अगर वो कहता है कि इंडियन कंपनी नहीं है तो लिखा है इट्स प्लेस ऑफ द इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर इज इन इंडिया, इट्स कॉल्ड रेजिडेंस। ये कह रहा है कि कुछ ऐसी कंट्री होती है जो अपना ऑफिस होती है ना, वो एक कंट्री में फिक्स कर लेते हैं कि हम चाइना से कंट्री को मैनेज करेंगे या इंडिया से करेंगे। अगर आप इंडियन कंपनी हो तब तो आप रेजिडेंस, तब तो सोचना नहीं। लेकिन आप कहते हो नहीं सर हम इंडियन कंपनी नहीं है, लेकिन हम कहाँ से मैनेज करते हैं? इंडिया से करते हैं, तब आप क्या बन जाओगे? रेजिडेंस। तो यहाँ पर लिखा है इट्स प्लेस ऑफ द इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर इज कॉल्ड इन इंडिया। क्या होता है जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है ना, तो डिसाइड किया जाता है इस साल हम किस कंट्री के थ्रू अपने बिजनेस को मैनेज करेंगे। तो अगर उसमें इंडिया का नाम है तो वो क्या बन जाएगी? रेजिडेंस। अदरवाइज वो क्या बन जाएगी? नॉन रेजिडेंस। क्लियर? पहली बात, अगर वो इंडियन कंपनी है तो ऑलवेज क्या होगी? वो रेजिडेंस होगी। अगर वो इंडियन कंपनी नहीं है लेकिन जिस साल उसका मैनेजमेंट इंडिया से होगा तो क्या बन जाएगी? और अदरवाइज वो क्या बनेगी? नॉन रेजिडेंस। इस बात को आपको याद में जरूर रखना है। क्लियर? अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। एक्सेप्शन मतलब अपवाद है। अपवाद का मतलब होता है कि वो कंडीशन वहां पर अप्लाई नहीं होगी जो मैंने आपको बताई। उसमें आप इस PDF को भी पढ़ सकते हो और मैं इसके साथ साथ अमेंडमेंट को भी आपको डिस्कस करूंगा। जिसमें सबसे पहला एक्सेप्शन के नाम